पीसीएस अप टू डेट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। दिन भर चर्चा में रहे नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट इवेंट्स के साथ साथ राज्य स्तर की सूचनाओं को कवर करने वाले इस प्रोग्राम को इस तरह डिजाइन किया गया है कि आपकी परीक्षा में इससे सवाल बन सकें। हमें उम्मीद है कि सभी पीसीएस परीक्षाओं के लिए ये प्रोग्राम बेहद उपयोगी साबित होगा। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। श्रीलंका के कार्यवाहक राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने बीते दिनों देश में आपातकाल को लागू कर दिया। उनका प्रशासन सामाजिक अशांति को दूर करने और आर्थिक संकट से निपटने का लगातार प्रयास कर रहा है। अधिसूचना में कहा गया है कि सार्वजनिक सुरक्षा, लोक व्यवस्था की सुरक्षा और समुदाय के जीवन के लिए आवश्यक आपूर्ति और सेवाओं के रखरखाव के हित में ऐसा करना तर्कपूर्ण है। गौरतलब है कि नए राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया शुरू करने के लिए श्रीलंका की संसद की बैठक हुई और संकटग्रस्त राष्ट्र को कुछ राहत देने के लिए ईंधन की एक खेप पहुंची। श्री विक्रमसिंघे पूर्णकालिक राष्ट्रपति पद के लिए शीर्ष दावेदारों में से एक हैं, लेकिन प्रदर्शनकारी चाहते हैं कि वे ये पद छोड़ दें क्योंकि उनके चुने जाने पर और अशांति की संभावना बढ़ सकती है। नौसेना की किलो श्रेणी की पनडुब्बी INS सिंधु ध्वज को 35 साल की सेवा के बाद बीते दिनों विशाखापत्तनम में सेवा मुक्त कर दिया गया। इसके साथ नौसेना के पास अब सेवा में 15 पारंपरिक पनडुब्बियां ही हैं। नौसेना ने कहा कि इस पनडुब्बी में स्वदेशी सोनार USHUS, स्वदेशी उपग्रह संचार प्रणाली रुक्मणी और MSS इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम और स्वदेशी टारपीडो फायर कंट्रोल सिस्टम के ऑपरेशन सहित कई अन्य खूबियां हैं। यह एकमात्र पनडुब्बी है जिसे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा इनोवेशन के लिए चीफ ऑफ नेवल स्टाफ रोलिंग ट्रॉफी से सम्मानित किया गया है। जून 1987 में नौसेना में शामिल सिंधु ध्वज 1986 और 2000 के बीच रूस से भारत द्वारा ली गई 10 किलो श्रेणी की पनडुब्बियों में से एक थी। इनमें से INS सिंधु रक्षक अगस्त 2013 में मुंबई बंदरगाह में एक दुर्घटना में खो गया था, जबकि सिंधुवीर को 2020 में म्यांमार में स्थानांतरित कर दिया गया था। नौसेना के बेड़े में अब 7 रूसी किलो श्रेणी की पनडुब्बियां, 4 जर्मन HDW पनडुब्बियां, 4 फ्रेंच स्कॉर्पिन पनडुब्बी और स्वदेशी परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी INS अरिहंत शामिल हैं। स्कॉर्पिन श्रेणी की अंतिम 2 पनडुब्बियां परीक्षण और आउटफिटिंग के विभिन्न स्टेजेस में हैं। किलो श्रेणी की पनडुब्बियां डीजल इलेक्ट्रिक हमले की पनडुब्बियों का एक वर्ग होता है जिसे मूल रूप से 1970 के दशक में डिजाइन किया गया था और सोवियत संघ में सोवियत सेनाओं के लिए बनाया गया था। किलो पनडुब्बियों के इनिशियल एडिशन ने 1980 में परिचालन सेवा में प्रवेश किया और 1990 के दशक के मध्य तक ये बनाए गए। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी ने कहा है कि राज्य सरकार आज़ादी का अमृत महोत्सव के मद्देनजर हर घर तिरंगा अभियान के तहत हर घर और प्रतिष्ठानों को 1.62 करोड़ राष्ट्रीय झंडे डिस्ट्रीब्यूट करेगी। बीते दिनों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुख्यमंत्रियों के वीडियो कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए श्री जगनमोहन रेड्डी ने कहा कि अभियान के दौरान हर घर और प्रतिष्ठान राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। गौरतलब है कि केंद्र सरकार 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर एक नेशन वाइड अभियान शुरू कर रही है। इसका नाम हर घर तिरंगा रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज़ादी का अमृत महोत्सव को नए तरीके से मनाने का फैसला लिया है और हर घर तिरंगा अभियान देशभक्ति की भावना को प्रमोट करेगा। इस अभियान के तहत प्रत्येक नागरिक को अपने घरों में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराने के लिए सरकार प्रमोट करेगी। यह पहल भारत के संस्कृति मंत्रालय के नोडल मंत्रालय द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव के एक हिस्से के रूप में शुरू की गई है। भारत में राष्ट्रीय ध्वज को कैसे नियंत्रित किया जाता है, यह फ्लैग कोड 2002 भारत सरकार द्वारा तैयार किया गया है। यह राष्ट्रीय ध्वज के उपयोग, एग्जीबिशन और फहराने पर गाइडलाइन प्रोवाइड करता है। भारत का फ्लैग कोड 26 जनवरी 2002 को लागू किया गया था। केंद्र सरकार ने इस अभियान के मद्देनजर 3 तरह के झंडों के उत्पादन की व्यवस्था की है और ये डाकघरों में उपलब्ध होंगे और लोग तिरंगे को ऑनलाइन भी खरीद सकेंगे। अफ्रीकी देश घाना ने आधिकारिक तौर पर मारबर्ग वायरस के 2 मामलों की पुष्टि की है, जो इबोला के समान एक संक्रामक बीमारी है। घाना में किए गए परीक्षण पॉजिटिव आए, लेकिन WHO के अनुसार मामलों की पुष्टि के लिए
सेनेगल में एक प्रयोगशाला द्वारा परिणामों को वेरीफाइड किया जाना है। घाना हेल्थ सर्विस वायरस के फैलने की किसी भी जोखिम को कम करने के लिए काम कर रहा है, जिसमें सभी पहचाने गए संपर्कों को अलग करना शामिल है। इनमें से किसी में भी अब तक कोई लक्षण विकसित नहीं हुआ है। यह पश्चिम अफ्रीका में मारबर्ग का दूसरा प्रकोप है। इस क्षेत्र में वायरस के पहले मामले का पिछले साल गिनी में पता चला था। WHO ने कहा कि दक्षिणी घाना के क्षेत्र में मरने से पहले 2 रोगियों में दस्त, बुखार, मितली और उल्टी के लक्षण देखे गए थे। 1967 से अब तक 1 दर्जन मारबर्ग प्रकोप हुए हैं और ये ज़्यादातर दक्षिणी और पूर्वी अफ्रीका में देखे गए हैं। WHO का कहना है कि यह फ्रूट बैट से फैलता है और संक्रमित सतहों और सामग्रियों के सीधे संपर्क के जरिए मनुष्यों में फैलता है। IISc बेंगलुरु ने बीते दिनों अपने सेंटर फॉर इन्फेक्शियस डिजीज रिसर्च में एक वायरल जीनोम सीक्वेंसिंग प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। यह भारत में कोविड-19 संकट से निपटने और भविष्य के प्रकोपों के लिए तैयार करने में मदद करने के लिए एक कम्युनिटी बेस्ड फंड क्रिप्टो रिलीफ से ग्रांट के साथ स्थापित किया गया। संस्थान ने कहा कि ग्रांट के जरिए IISc में मौजूदा वायरल BSL-3 यानी जैव सुरक्षा स्तर 3 सुविधा के विस्तार का समर्थन किया गया। CIDR में कोविड-19 अनुसंधान का समर्थन करने के लिए IISc को 5 करोड़ रुपए का वित्त पोषण किया गया है। प्रयोगशाला SARS-CoV-2 वायरस से संबंधित अध्ययनों पर ध्यान केंद्रित करेगी। इनमें वायरस म्यूटेशन और वेरिएंट की निरंतर निगरानी और ट्रैकिंग शामिल है। IISc के एक बयान में कहा गया है कि विस्तारित वायरल BSL-3 सुविधा SARS-CoV-2 म्यूटेंट, सेल कल्चर और पशु मॉडल में वायरस के वेरिएंट और क्रॉस रिएक्टिव इम्यूनिटी के आकलन पर अनुसंधान का समर्थन करेगी। 1 साल से अधिक समय से IISc का CIDR राज्य और केंद्र सरकार के साथ सक्रिय रूप से काम कर रहा है ताकि कोविड-19 RT-PCR क्लिनिकल सर्विसेज प्रदान की जा सके और SARS-CoV-2 वायरस से संबंधित रिसर्च किया जा सके। नया वायरल जीनोम सीक्वेंसिंग फैसिलिटी सेंटर SARS-CoV-2 वायरस के विकास और हमारे स्वास्थ्य पर इसके प्रभाव को बेहतर ढंग से समझने के लिए चल रहे प्रयासों को प्रमोट करेगा। तो आज की बुलेटिन में इतना ही। मिलते हैं कल फिर कुछ और खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।